जिसको कहते तैयारी इतनी पुख्ता करने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये वॉर होता है तो किसी भी तरीके से अमेरिका या इजराइल को मुंह की ना खानी पड़े। देखिए अमेरिका की जो नीति है वो तीन तरह से होती है कि वो एक तो जी। अपना मिलिट्री डिटरेंस रखते हैं, दूसरा वो सैंक्शंस और इकोनॉमिक वॉरफेयर जो है वो शुरू कर देते हैं, और डिप्लोमेसी के लिए जैसा मैंने पहले कहा वो बैक चैनल खुला रखते हैं। देखिए अगर किसी सूरत में ये अगर युद्ध होता है तो उसमें तीन संभावनाएं हैं। या तो वो एकदम टारगेटेड स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने भले ही उनकी लीडरशिप को खत्म किया था, काफी सारी आईआरजीसी के भी बॉसेस कई खत्म हो गए थे, लेकिन ईरान के जो सेकंड इन कमांड है उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दूसरा है मैनेज डिटरेंस, यानी कि तनाव बना रहे लेकिन युद्ध ना हो और ईरान को बहुत ज्यादा दबाव में रखा जाए। और तीसरा है कि उसकी इंटरनल जो स्थिति है, जहां पे हमने आर्थिक तनाव देखा है और कुछ अंदर इनके यहाँ दंगाई और प्रदर्शनकारी पैदा हो गए थे, उनको भी मजबूत करना है। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि ईरान जो है बाकी मिडिल ईस्ट के देश है उनसे बहुत अलग है। उसके पास एक तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जो कि इजराइल के पास नहीं है, और उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होने की वजह से उसकी सीमाएं जैसे कि 13 देशों के साथ लगती हैं, तो वो बहुत तरीके से प्ले करने में संभावना रखता है। उसकी जो टेरेन है वो बहुत ही ट्रेचरस है, इट इज अ माउंटेनियस फोर्ट्रेस, इट इज नॉट कि जस्ट एक तरीके से पूरा रेगिस्तान है जैसा कि इराक में था और ये टैंक लेके घुस गए थे, वैसा भी नहीं है। देन ईरान इज अ स्टैंडिंग मिलिट्री पावर, वो अपनी मिसाइलें खुद बनाता है, उसकी फाटा मिसाइल हो गई और अबू मेहदी मिसाइल हो गई, कितनी सारी मिसाइलें हैं जो उसकी बहुत जबरदस्त हैं, और डेफिनेटली चाहे उनपे न्यूक्लियर वॉरहेड लगा हो या ना लगा हो वो फिर भी बहुत विध्वंसकारी हैं। उसके पास अपने ड्रोन्स है, ड्रोन सिस्टम्स हैं, उसके पास मिलिशिया पावर है जो कि एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में पहले भी हमने 12 दिन के युद्ध में देखा था किस तरीके से उन्होंने इजराइल को पूरी तरीके से दबा लिया था, और इसीलिए उनको फिर सीज फायर पे आना पड़ा था, अदरवाइज वो सीज फायर के लिए कभी नहीं मानते। तो बहुत सारी चीजें, और देखिए इनकी दुश्मनी जो है ये मिसाइलों की, तेल की, हार्मोज की नहीं है, ये जो इनकी जो बहुत पुरानी दुश्मनी है, ऐतिहासिक दुश्मनी है कि जब 1953 में ऑपरेशन अजैक्स करके ईरान के जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोसदेक, उनको हटाकर सत्ता पे वापस बिठा दिया गया था, तो तब से अमेरिका के प्रति लोगों में एक भावना है कि हम इन पे विश्वास नहीं कर सकते। फिर 1979 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद अमेरिका को ग्रेट सैटन और इजराइल को लिटिल सैटन जो है इन्होंने घोषित कर दिया था और अवैध मान लिया था। उसके बाद 1979 से 1981 में 444 दिन का एक संकट रहा था जिसमें इनके राजनयिक अमेरिका के 52 राजनयिक इन्होंने बंदी बना लिए थे, और तब से इनकी औपचारिक दुश्मनी है। उसके बाद ईरान इराक का वॉर हो लेकिन गया, मैम ये तो बहुत सारी चीजें, इस अदावत को तो बरसों हो गए, विश्वास इस बात को, इस अदावत को तो बरसों हो गए, इस बीच सदियां बीत गई, इस बीच परिस्थितियां बदल गई, इस बीच हालात ये कहा जाए जो दुश्मन थे वो कभी दोस्त बनते हुए नजर आए, जो दोस्त थे वो दुश्मन बनते हुए नजर आए, बहुत जमीन आसमान का अंतर नजर आया। लेकिन हाँ, ईरान में ये बात अलग है कि पिछले कई बरसों से जो हुक्मरान है उनकी सेम पोजीशनिंग नजर आती है, शायद इस वजह से सत्ता परिवर्तन की बात अब जाकर उठ रही। मोनिका सूद जी, लेकिन इस बीच जो एक हम तस्वीर देखते हैं, कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल दबाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही वजह है कि जिस तरह से अभी विषम परिस्थितियां हैं, आयतुल्लाह अली खामनेई आज जिस तरह से वहां पे क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, क्रांति दिवस के पहले आते हैं, लोगों को एक मैसेज देते हैं और एकजुटता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, और कहते हैं कि भाई विदेशी ताकतों को कंट्रोल करना है तो यूनिटी दिखानी होगी, और जो घर के मसले हैं वो घर में सुलझाए जाएं। लेकिन घर के मसले घर में नहीं सुलझाए गए ना अभी तक। यही वजह है, क्या ये जो गुहार लगाई है अली खामनेई की तरफ से वो काम करेगी क्या? क्योंकि अब तो लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। देखिए, ऐसा है कि आज की दुनिया में जो पावर और सिक्योरिटी है वो सब इंटरकनेक्टेड है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम इस गुहार की बात करें तो वेस्ट एशिया की जो इंस्टेबिलिटी है उसका सीधा असर हमारे देश पे भी पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैं सोचती हूँ कि इस समय तो जो डिप्लोमेटिक डिस्कशंस चल रही हैं इनके बीच में, तो अगर वो तभी सक्सेसफुल हो पाएंगी अगर ये रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे। इग्नोर करेंगे तो सिर्फ जो डिले है वही होगा, पर कॉन्फ्लिक्ट का डिले होगा, पर ये अभी नहीं, ये आगे जाके चलता रहेगा। और जैसे कि आपने मुझे बताया कि जो ये लोग एकजुटता की बात कर रहे हैं या
तो इन्होंने जो धारणा बनाई हुई है यूएस के अगेंस्ट और इजराइल के अगेंस्ट, उसमें ऐसा है कि देखिए सैंक्शंस अगर वेव ऑफ हो जाएंगे तो थोड़ा सा इनका काम जो है वो फीका पड़ जाएगा। पर अभी देखते हैं आगे क्या बात होती है। पर हमें बात ये भी देखनी पड़ेगी कि मिसाइल्स और प्रॉक्सी वॉर्स को अलग रखकर न्यूक्लियर डील करना जो होगा वो प्रॉब्लम का आधा इलाज है। अगर मिसाइल्स और प्रॉक्सी वॉर को अलग नहीं करते हैं तो ये मसला यही का यहीं खड़ा रहेगा। लेकिन मोनिका जी, एक और बात यहाँ पर हमने देखा था, ईरान की तरफ से भी बयान ये भी आया बीच में, इजराइल को टारगेट करते हुए वो इजराइल को धमकी दी गई है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल को जरूर ध्यान रखना चाहिए और ये स्पष्ट किया है कि जब भी इजराइल मुश्किल में पड़ता है तो वो सीधे भागता है इस सपोर्ट लेने के लिए अमेरिका के पास में। और ये जो पूरी अदावत है वो इजराइल और ईरान के बीच की, और यही वजह है कि अमेरिका बार बार इजराइल को बड़ा अम्ब्रेला देता है। और आज जो एक बड़ी बैठक हो रही है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की, ये उसका एक बड़ा जीता जागता प्रमाण है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है। अब जैसे कि आज जो मुलाकात इनकी हो रही है आपस में, उसी उसी पे सब कुछ निर्भर करता है कि आगे होने वाला क्या है। क्योंकि इजराइल और अमेरिका का तो देखो एकजुट वो है ही है, ठीक है। पर जो अपने बेंजामिन है वो चाहेंगे कि भी ये चीज जो है वो मिसाइल्स और सब चीज के बजाय, मतलब सैंक्शंस वेव ऑफ हो तो वो करें। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा यूरेनियम का भी आता है। तो इस हर चीज को नजर रखते हुए अगर हम लोग ये सोचें कि अगर ट्रंप ये सैंक्शंस वेव ऑफ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार होगा। पर अगर ये वॉर होती है तो ये एक ट्रिगर हो सकता है, आज नहीं तो कल, नहीं तो आने वाले कुछ समय में ये एक तीसरे युद्ध का भी ट्रिगर हो सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से इस चीज को संभालना पड़ेगा और इसका सीधा असर हमारे देश पर भी होगा। बिल्कुल, पूरी भारत पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, जो पाबंदियां, उसमें तो कई कंपनीज भी है। लेकिन शर्देंदु जी, मुझे ऐसा लग रहा है जो तमाम परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि शायद अमेरिका इन सैंक्शंस की बात को शायद मान ले। शर्देंदु जी, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो तो अच्छा, मैं साहिल जी से यही बात इसी सवाल का जवाब ले देती हूँ। साहिल जी, क्योंकि हमने देखा है कई ऐसी रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि अमेरिका हमला करने से या सीधे वॉर करने से बचता है, उसे चर्चा में रहने का बहुत शौक है। कभी वेनेजुएला के माध्यम से, कभी ग्रीनलैंड के माध्यम से, ईरान के माध्यम से, अफगानिस्तान के माध्यम से, ऐसे तमाम अलग अलग एक्शंस जरूर देखने को मिले और वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। तो हो सकता है कि वो विन विन कंडीशन में आ जाएगा अगर वो शर्तों पर बात करता है ईरान और अमेरिका दोनों के बीच की। नैना, इसके एक आध और पॉइंट्स बड़े मेजर हैं जो कि हमारी मेन स्ट्रीम में डिस्कस जी। एक है, ये पूरा एक्शन यूएसए का इलीगल है। ये इंटरनेशनल पुलिसिंग रोल जो उन्होंने खुद को ले रखी है, उसका ना कोई यूएन सैंक्शन है, ना कोई नाटो का सैंक्शन है। ये एक तरफा एक उन्होंने स्टांस ले रखा है जिसका कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। रीजन क्या है सर? अंतरराष्ट्रीय कानूनों से ऊपर मानने लगे हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी एक उनका ये अप्रोच है कि हम ग्लोब में वी आर द बेस्ट, वी आर द मोस्ट पावरफुल। उनको अपने मिड टर्म इलेक्शंस में ये बात प्रूव करनी है कि अमेरिका फिर से एक यूनिपोलर वर्ल्ड का बॉस है। दूसरा, ऑयल कंट्रोल उनके लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि उससे उनके बहुत से, आप देखें इस सारी डिस्कशन में आपको पता होगा इनकी जो टीम है यूएसए की, उसमें ट्रंप के अपने सन इन लॉ हैं एक पार्ट। इतना ब्लेटेंट अप्रोच कि आई कुडंट केयर लेस, उस पे चल रहा है यूएसए। तो ये इलीगल है, पहली बात। लेकिन एक और एंगल जो हमें जानना चाहिए, कई बार इस तरह की स्थिति में आने के बाद फेस सेविंग के लिए, नैना, ये बहुत पॉसिबल है कि आज की मीटिंग के बाद अगले कुछ दिनों में इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करे अंडर इंटीमेशन टू ट्रंप कि मुझे अपने ऊपर खतरा दिख रहा है, ईरान की तरफ से मिसाइलें तैयार हो रही हैं, उस पे वॉरहेड्स फिट किए जा रहे हैं और ये मिसाइलें 2000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली हैं। इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के चांसेस अब इधर बढ़ रहे हैं नैना, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये यूएसए की जानकारी में होंगे क्योंकि ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा फेस सेविंग होगा। और अगर आप देखें तो कल मिस्टर रेजा, जो एग्जाइल में है, ईरानियन लीडर जो यूएसए में है, उन्होंने कल अमेरिका से थ्रू मीडिया ये रिक्वेस्ट किया है कि आईआरजीसी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और उन्होंने ही 14 फरवरी को
एक कॉल दे रखी है सेकेंड राउंड ऑफ अपराइजिंग के लिए, जो रिस्ट्रिक्शंस ईरान में लोगों के ऊपर लगी हुई हैं, जो उनका मॉडर्नाइजेशन नहीं होने दे जा रहे, उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है, इसके खिलाफ पहली अपराइजिंग तो कंट्रोल हो गई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डुसेट के कल के वीडियो में मैंने देखा था। जी सर, लेकिन 14 फरवरी को रजा साहब ने फिर से कॉल दी है टू ऑल द इरानियंस टू कम टू द स्ट्रीट्स एंड फाइट अगेंस्ट द प्रेजेंट रेजिम, क्योंकि रजा को अभी भी ये होप है कि इस पूरी लड़ाई का जो एंड होगा शायद वो वापस ईरान की सत्ता पा जाएंगे। मेरा पर्सनल व्यू है कि खमैनी, नोइंग हिज इंटेलिजेंस, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी डील करेंगे कि अमेरिका को बोलेंगे ठीक है आई विल स्टेप डाउन, लेकिन उनकी फैमिली का, जैसा कि अभी भी उनका लड़का या कोई बहुत क्लोज रिलेटिव्स ही चला रहे हैं रजीम को, उस बात पे वो शायद एग्री करेंगे। बट ऑल दिस may see a Israeli attack on Iran in the next few days. नैना, ठीक है सर, मैं अन्य गेस्ट का रुख करूं, लेकिन मोनिका सूद जी, एक जो महत्वपूर्ण बात है इस बात को जरा समझाइएगा। पिछले काफी वक्त से जो खामनेई हैं, अली खामनेई, वो खुद बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे। कई बड़ी बैठकें जो उन्होंने आज तक कभी मिस नहीं की, 37 सालों में पहली बार ऐसी परिस्थिति बनी। अब ऐसा कहा जा रहा है उनके उत्तराधिकारी जो हैं उनके अपने हैं, तो जो उस रिजीम की बात है, जो नाराजगी की बात है, क्या वो नाराजगी दूर करने में सक्षम है, या फिर वही मानसिकता जो आयतुल्लाह अली खामनेई की है वही आने वाले वक्त में यहां पर नजर आ रही है? मोनिका जी, मोनिका सूद, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे लगता है मोनिका जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं हिमांशी जी से यही जवाब लेना चाह रही हूँ। हिमांशी जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बार बार रिजीम चेंज की अगर बात होती है, तख्ता पलट की बात होती है, ईरान कहता है कि ठीक है तख्ता पलट के लिए हम तैयार हैं अगर कोशिश करते हैं इस रूप में, तो आयतुल्लाह अली खामनेई वैसे ही वो 80+ हो चुके हैं, ये कहा जाए कि अब वो रिजीम बदलने का वक्त आ भी चुका है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में कोई बदलाव नजर आएगा या वही विचारधारा है? नहीं नैना, मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। वो अपनी तरफ से स्टेप डाउन नहीं करेंगे, बिकॉज जिस तरह की उनकी पावर है, देखिए वहां पर जो उनका रिस्पेक्ट है, लोग उनको पूजते हैं, मानते हैं, और वो सिर्फ एक राष्ट्रीय कद के नेता नहीं है, वो उनके धार्मिक नेता भी हैं। और कुछ 24 घंटे पहले उनका एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें उन्होंने अपने देशवासियों से आग्रह किया है कि आप इस समय सब सशक्त बन के खड़े रहिए, क्योंकि ईरान एक सभ्यता है। देखिए ईरान कोई देश नहीं है लकीरों से खींचा गया, 3000 पुरानी सभ्यता है। अमेरिका उसके सामने सिर्फ 250 साल पुराना है, इजराइल तो 70-75 साल पुराना है। तो देखिए ये जो एक मानसिकता होती है वो बहुत अलग होती है। जिस तरीके से हम सोचते हैं, ईरान उस तरीके से नहीं सोचता है। ये डेफिनेटली है कि उन्होंने अपना सेकंड इन कमांड नॉमिनेट करके रखा होगा, क्योंकि जिस तरह के खतरे हैं उनको भी पता है कि उनके ऊपर कभी भी हमला किया जा सकता है। लेकिन जो आईआरजीसी के गार्ड्स हैं, वो देखिए ईरान में 2 तरह की सेनाएं हैं, एक नॉर्मल देश के लिए सेना है और एक आईआरजीसी है। अगर एयरफोर्स है तो आईआरजीसी के पास अपनी एयरफोर्स है, और ये लोग विभीषण नहीं है। देखिए वेनेजुएला में क्यों अमेरिका सक्सेसफुल हुआ था, क्योंकि वहां पर उनके पास विभीषण थे, वो उन लोगों को तोड़ने में कामयाब रहे थे। लेकिन आईआरजीसी के लोग वैसे नहीं है, क्योंकि देखिए हर किसी कौम का एक अपना तरीका होता है काम करने का, उनके कुछ ट्रेट्स होते हैं। तो आईआरजीसी इज कमिटेड टू आयतुल्लाह खामेनेई, तो इसलिए मुझे इस तरह का नहीं दिख रहा है। और वो बार बार अगर संबोधित कर रहे हैं बाहर आके, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो जानते हैं कि उनको कैसे लीड करना है। देखिए इस कौम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो उनकी खुददारी है। वो लोग मर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते और स्टेप डाउन नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि कूटनीति उससे भी बड़ी चीज होती है, और खामेनेई इस चीज को जानते हैं कि वो अपनी जिद के लिए देश में संकट दोबारा से नहीं ला सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दमन किया है, जो जिस तरह की महंगाई वहां पे हो रही है, जेंजी के जो प्रोटेस्ट हुए थे, तो उन चीजों को भी डेफिनेटली वो ध्यान में रखेंगे। लेकिन अमेरिका के सामने वो सिर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि उनको 2 जगह जवाब देना है। एक तो देश में अंतर अपनी सत्ता है उसको काबिज रखना है, दूसरा अगर वो अमेरिका की शर्तों के सामने झुकते हैं तो मिडिल ईस्ट में उनका दबदबा, ईरान का दबदबा खत्म हो जाएगा। वो इस चीज के लिए कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए बहुत चतुराई से देखिए उनका जो कंडीशन है बहुत क्लियर है कि हम सिर्फ न्यूक्लियर जो सिस्टम है उस पर बात करेंगे और बदले में आप हमारे सैंक्शंस हटाइए। तो ये तो एक मास्टर स्ट्रोक हो गया ना इन डिप्लोमेसी। वो बाकी चीजों पे तो बात ही नहीं कर रहे, वो स्टेप डाउनिंग पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब जो चीज उन्होंने ऑफर में नहीं दी है, तो उसको लिए मुझे लगता है कि अभी कहना बहुत जल्दी होगा। अभी बहुत अमेरिका का यस
जी। अमेरिका का ये है, इजराइल भी चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो, लेकिन उनकी मर्जी से सत्ता परिवर्तन ईरान में नहीं होगा। बिल्कुल। वो दिन चले गए जब वो पहले करवा पाते थे, अब थिंग्स हैव चेंज्ड। हाँ, क्या क्या अच्छा डीके गुप्ता जी, क्या आप भी इसी ये कहा जाए इसी थ्योरी पर ही आपकी भी राय है क्या? क्या बदलाव कुछ नजर आएगा? क्योंकि बार बार रिजीम चेंज और सोच विचारधारा की लड़ाई है अब ये। देखिए यहाँ पे जो मेरी थ्योरी बिल्कुल कह रही है कि ईरान में जितने भी अटैक हुए, चाहे कुर्द का भी जो चीफ मारा गया था, और जितने भी अटैक हुए हैं ईरान में, कहीं न कहीं उनकी खुददारी की वजह से हुए हैं। आपको पता होगा गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर जो है वहां पे स्पाइंग किया था मोसाद के लिए, और उसकी वजह से जो है वहां पे अब सोचिए कि ईरान, इराक, मिडिल ईस्ट, पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका जो मुस्लिम देश हैं, ये लड़ क्यों रहे हैं? केवल खुददारी की वजह से लड़ रहे हैं। एक दूसरे का गला काटते हैं, ये धोखा देते हैं। और यही चीज यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है, यूएस में ये चीज नहीं है। आज स्टालवर्ट बने हैं दुनिया के बड़े बड़े देश अगर ये बने हैं, हिंदुस्तान इंटैक्ट क्यों है? हालांकि तंदूर में देखा कि छोटे मोटे ऐसे किए, लेकिन ऐसे लोग नहीं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई स्पाइंग कर दे, कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे इतनी स्ट्रांग सिस्टम है, और अमेरिका में और यूरोप में, तो ये मिडिल ईस्ट का पूरा कल्चर यही रहा है कि सभी का रिलीजन मुस्लिम है। नाटो जैसा क्यों नहीं खड़ा हो पा रहा है यहाँ पे? क्योंकि नाटो के लिए बाइंडिंग फैक्टर क्या है? क्रिश्चियनिटी है, नाटो के लिए व्हाइट कलर है, नाटो के लिए एक वेस्टर्न कल्चर को और हेमिस्फेयर को अपना बना के रखना है, ये इन्फोर्स करता है कि उनको बाइंडिंग रहे। लेकिन यही चीज मिडिल ईस्ट में नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर कंपटीशन है, कहीं सिंगापुर से, कहीं थाईलैंड से, उनका इकोसिस्टम अलग है। यहाँ पे कबीलाओं की लड़ाई है, यहाँ पे विकास। तो ये ईरान को जो है, ये अगर अमेरिका चाहेगा तो ईरान को अच्छी तरह से एंगेज कर देगा।